नमस्कार। नमस्कार। मैं राकेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। मेरा नाम है ऋचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। दर्शकों, सिया रात नाम नहीं लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तीरे निकलने का। जी हाँ, बिल्कुल। रात तो ढल चुकी है, लेकिन यहाँ पर सवेरा भी हो चुका है, लेकिन सूरज नहीं निकला है। क्योंकि मतलब कि तपती और भीषण गर्मी के बाद जो बरसात का माहौल बना है, वाकई में ये काफ़ी खुशनुमा है, महकदार है, और वाकई में मिट्टी की जो सौंधी सुगंध है वो आ रही है इस बारिशनुमा पल से। और इसी के साथ साथ जिस पल का हम सभी को इंतज़ार था बेसब्री से ऋचा, वो बिल्कुल। आ चुका है। और यही तो हम चाहते थे, इस बारिशनुमा माहौल में खुशनुमा तरीके से जो जीवन है वो सामान्य हो सके, और वही सामान्य जीवन को हम जो जीते हैं वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल, इतनी तपती धूप और गर्मी से लोग हमेशा से परेशान, बहुत दिनों से परेशान रहे हैं, और ये बारिश की बूंद तो ऐसी लग रही है मानो कि एक नया जीवन उनको प्रदान हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नए दिन, नई सुबह, नए नए मेहमान हमारे साथ, और नए कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और हमेशा से हम कार्यक्रम की शुरुआत अनमोल वचन से करते हैं। उससे पहले हम एक बात हमेशा से कहते हैं कि जब हम श्री राम की बात करते हैं तो उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे मर्यादा में रहा जाता है, और हमने फिर कृष्ण से सीखा है कि मर्यादा में कैसे रखते हैं। बात करते हैं कि हम बात करने की, अगर आपका लहजा बता देता है कि आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से, आपके मन में क्या है, आपके मन की व्यथा क्या है, आपके वो लहजे से साफ झलकती है। क्यों राकेश? बिल्कुल। है ना? कि आप जब भी आप बदलाव एक लाने की कोशिश करते हैं ना, आपको लगता है कि समाज में इस तरीके का बदलाव होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है। आप ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते, तो कोशिश कीजिए कि पहले खुद में बदलाव लाइए, फिर आप समाज को बदलें। तो चलिए हम लोग अपने पहले पड़ाव पे चलते हैं और देखते हैं आज का अनमोल वचन क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था, दर्शकों, दरअसल हम ये कहना चाहते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर कई तरह की जो मुश्किलें हैं वो वहाँ पर रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें उंगली पकड़ कर, हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाना जानते हैं, और उसी समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पैर खींचकर पीछे की ओर धकेलना चाहते हैं। और वैसे लोग समाज में जो रहते हैं, ना तो वो खुद आगे बढ़ते हैं और ना ही हमें आगे बढ़ने देते हैं। तो उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, सुन रहे हैं, तो आप तो ये सोचते होंगे, भाई किसी का अगर बुरा नहीं चाह सकते तो उसका भला, अगर किसी का भला नहीं चाह सकते तो उसका बुरा क्यों चाहे। दरअसल देखिए, इन तमाम बातों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज में जिस रफ्तार से जो सोसाइटी का विकसित हो रहा है, जो सोसाइटी डेवलप कर रहा है, जो समाज में विकास कर रहे हैं, उस हिसाब से जो मनोवृत्ति है, जो हमारी मनोदशा है, जो मानसिक स्थिति है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकी हुई है। मानसिक विकास की हम बात कर रहे हैं, किसी सब आदमी से बोलने का जो तहजीब कैसी होनी चाहिए, किस तरह बात रखने का जो एक अपनी शैली होनी चाहिए, सेवा भावना भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हुई है। और इन तमाम चीज़ों को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में अलग अलग जो विद्वेष हैं वो पैदा होते हैं। और इसी की तरह इस तरह तमाम चीज़ों को, बातों को देखते हैं तो ये समाज इससे न सिर्फ टूटता है बल्कि बिखरता भी है, और समाज में जो दूरियां हैं वो आती हैं। इन तमाम चीज़ों को किस तरह से गहराई से समझने की आवश्यकता है, सेवा भाव किस तरह से होनी चाहिए, इन तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ हमें किस तरह से सामाजिक कार्य के प्रति तत्पर रहना चाहिए हर एक क्षण, उन तमाम चीज़ों पर आज हम गहराई से विवेचन भी करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच जो खास कार्यक्रम में हमारे जो खास मेहमान हैं वो मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी सुजीत केसेरा जी की, जिस समाज से आते हैं, काफ़ी वो मेहनत करते हैं, इसी के साथ साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और लोगों को हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। बिहार बिहार में सर बहुत बहुत आपका स्वागत है और अभिनंदन है सर आपका। धन्यवाद। सुजीत केसेरा जी, जैसा कि आपके बारे में हमें मालूम चला कि तकरीबन 25 से 30 सालों का आपका जो सफ़र रहा है सामाजिक कार्य के प्रति रहा है। निरंतर 25 से 30 सालों में आपने इसमें अपना समय दिया है, जीवन का एक बहुमूल्य समय आपने सामाजिक कार्य के प्रति आपने दिया है, और अभी भी उसमें निस्वार्थ भाव से सेवा भावना में आप लगे हुए हैं। हम जरूर चाहेंगे आपसे कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सामाजिक कार्य के प्रति, और आपने शुरुआत कब की इसकी? हमारा पढ़ाई जब 95 में ख़त्म हुआ, उसके बाद विभिन्न संगठन से जुड़े हुए थे, तो विभिन्न संगठन से जुड़ने के कारण कई जगह जाना पड़ता था, तो कई संस्था में भी हैं, तो वहाँ जाने के बाद लगता था कि हम लोग हैं
उसके बाद जो लोग नीचे हैं तो बहुत सी चीज़ें उन्हें जो मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिलती है। अब वो कम पढ़े लिखे हों, उस कारण से उन्हें बहुत सी जानकारी नहीं मिलती है, या वो किसी मुसीबत में फंस गए, वो उनके पास उस मुसीबत से निकलने का कोई साधन नहीं है। तो लगता था कि चलो जो हमसे हो सकता है और कहीं से किसी का कुछ काम करा सकते हैं, तो लगता था कि चलो उनका कुछ निदान निकल जाए। तो ये कोई आप संस्था के तहत जाके काम करते थे या फिर अकेले इंडिविजुअल आप काम करते थे? नहीं, संस्था के नहीं, हमारे लेवल से जो हो गया वो करते थे। संस्था विभिन्न संस्था से जुड़े हुए थे हम। अच्छा। जुड़े हुए अभी भी है। तो अभी ऐसा कोई संस्था मैंने नहीं बनाया है। पिछले 2 साल पहले एक छोटा सा प्रयास के रूप में एक संस्था बनाया था। उस संस्था से सामाजिक कार्य में, उसके बाद आप प्रदूषण के लिए जो आपका अभी जो स्थिति एकदम ख़राब है, अभी आप आज बारिश हुई है, ये बारिश हमको याद है कि ये बारिश आज से 20 साल पहले जून फर्स्ट वीक से ही बारिश हो जाती थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि लोग बारिश के लिए तरस रहे थे। आज सुबह से समझिए कि अच्छी बारिश हुई है, तो उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, हम लोग सब लोग खुद ही हैं। आज जिस तरीके से पेड़ को काटा जा रहा है, जिस तरीके से एसी का जो अभी चला है प्रचलन, लोग तो जो एसी हम लोग ठंडा हवा खाते हैं उसका कई गुना बाहर गर्म हवा भी जाती है, आप देखे होंगे। जिस तरीके से आज रोड बन रहा है, रोड बनने के कारण रोड बनना भी ज़रूरी है। जो चौड़ी चौड़ी रोड 6 लेन 4 लेन बन रही, तो उसके किनारे बहुत सा पेड़ लगा, बहुत सा बड़ा बड़ा पेड़ था, उसको काटा गया। तो उसको काटने के पहले कुछ उसका उपाय होना चाहिए था कि अगर हम लाखों पेड़ हम लोगों ने काट दिया तो कहीं ना कहीं तो असर होगा। अच्छा, हमारी जो जनसंख्या है वो तो बढ़ी है, घटी नहीं है दिन पर दिन। उसके हिसाब से तो जो इतने बड़े बड़े पेड़ थे उसको काटा गया, तो उसका व्यवस्था होना चाहिए था। अभी आप देखिए ना 44.7 डिग्री तक चला गया था। अब आप सोचिए कि अगर भी हम लोग सब लोग, हम भी और सब लोग, अगर नहीं हम लोग आगे के लिए सचेत रहेंगे तो हमको लगता है कि आने वाला जो साल है वो 45, 46, 47 भी जा सकता है, और उसके बाद लोग जी भी नहीं पाएंगे। उनकी मृत्यु 48, जैसा लोग बोलते हैं, जैसा लोग पढ़ते हैं कि उसके टेम्परेचर के बाद लोग, अभी आप देख लीजिए ना, सुबह अभी जो गुजरा है पिछले हफ्ता या पूरा जून, तो जो टेम्परेचर था, लोग 10 बजे दिन के पहले काम कर लेते थे और फिर शाम में 6 बजे निकलते थे। तो इस बीच का जो जिनका काम है, जो मजदूरी करते हैं या किन्हीं का व्यापार है या किन्हीं का स्कूल आज बंद रहा, स्कूल अभी भी स्कूल खुल जाती थी, इसको जिलाधिकारी ने इसको बढ़ाया आगे। तो स्थिति तो खराब है ही। हम लोग को, सभी लोगों को, समाज के, एक ऐसा नहीं कि एक सोशल बढ़कर ही सोचे, एक एक आदमी सोचेगा तभी हमारा देश, हमारा दुनिया, उसमें सुधार होगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही बड़ी बात कही और एक गंभीर विषय भी है कि आपने ये कहा कि मतलब कि अभी ये स्थिति है तो फिर आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, मतलब कि हमारे आने वाले जनरेशन का क्या होगा। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर सभी को गहराई से सोचने की आवश्यकता है। सिर्फ सोचना भी नहीं है, आगे करना भी है बढ़ चढ़ कर। और अभी गवर्नमेंट ने बहुत प्लान भी किया है कि हरियाली के लिए बहुत अभी वो मतलब आगे आ रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो पेड़ लगाएं। और जो गवर्नमेंट, ये जनता से भी अपील है कि जो गवर्नमेंट पेड़ लगाती है आपके आसपास, उसको नुकसान ना करें। बहुत जगह पे नुकसान कर दे रहे हैं लोग, तो ये नहीं है, आपके भविष्य के लिए है, भविष्य के लिए सरकार मेहनत कर रही है। जी बिल्कुल, जहाँ उन्हें जरूरत लगे मतलब कि 2-4 पेड़ और लगा देनी चाहिए। और सिर्फ लगाना ही मतलब कि काम नहीं है, नहीं, सरकार उसे मतलब कि सुरक्षित कैसे रहे, वो निरंतर उसे देखभाल करे जब तक वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, मतलब कि खुद डिपेंडेंट ना हो जाए, आगे बढ़ता, ताकि आगे चल के वो हमें लोगों को फायदा देंगे। वो तो सरकार की योजना बनती है, सरकार की योजना बनती है, लेकिन लोग, सरकार योजना बना देती है, लेकिन जो उनको करने वाला है वो धीरे धीरे नीचे आके वो लोग फिर जो है वो नेगलेक्ट करते हैं।
अब आप मान लीजिए ना, अभी छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि सरकार जो कर रही है, सरकार को छोड़ दीजिए, अगर हम लोग खुद जीवन में 5 पेड़ लगा दें, और एक घर में मान लीजिए 10 आदमी हैं तो वो 50 पेड़ हो जाते हैं। और अभी क्या है ना कि सरकार, अभी हमारे यहाँ, हम मान लो पटना सिटी में हम रहते हैं, तो सरकार का एक योजना था कि अगर हमको पेड़ लगाना है तो आपके पास कुम्हड़ार के पास उनका एक वन विभाग का एक ऑफिस था, उस ऑफिस को उन्होंने ले गए वहाँ पे, आपको बेली रोड में जो आपका पार्क है, वहाँ पे कौन पार्क बना हुआ है, बेली रोड, यहाँ बेली रोड में एक पार्क है, वहाँ से आपको पेड़ लाना है। तो सरकार की योजना भी ठीक है, लेकिन इतना उन लोग का रहता है, इतना प्रक्रिया रहता है कि लोग फिर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम लोगों ने अभी जहाँ हम लोगों ने पेड़ लगाया है, उस पेड़ को हम लोगों ने रेगुलर 3 से 4 साल तक उसको पानी देने का, जिस स्कूल में मैंने पेड़ लगाया है उस स्कूल के बच्चों लोगों को, वहाँ के प्रिंसिपल लोगों को कन्विंस करके कि जब तक पेड़ में, मतलब एक बच्चे जो जन्म लेते हैं तो जब तक वो चलने नहीं लगे, जब तक बोलने नहीं लगे, जब तक सेवा करना पड़ता है, उसको सब कुछ कराना पड़ता है, दूध भी पिलाना पड़ता है, शौच भी कराना पड़ता है। तो इसी तरीके जब तक पेड़ अपना रूप नहीं ले ले, जब तक उसका सेवा चाहिए। तो हम लोग जहाँ भी पेड़ प्लांटेशन किया, उसको अभी आज हम वहाँ जाते हैं तो बहुत खुशी मिलता है कि आज पेड़ वो 14 फीट 12 फीट का पेड़ हो गया, जो 6 फीट 5 फीट का पेड़ था। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों ने पेड़ खरीद कर लगाया। सरकार अगर बहुत सरल, मतलब आसानी से पेड़ मुहैया करा दे, अच्छे से संस्था को थोड़ा सा अवेयरनेस ला दे कि पेड़ कितना ज़रूरी है। लोग पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में ऐड आता है, सब आता है, लेकिन उन लोग को महसूस नहीं होता है, इतना वो अपने काम में बिजी हैं। मान लो अपने जन्मदिन में पेड़ लगा लें, साली के सालगिरह, अपने शादी के सालगिरह में पेड़ लगा लें, तो अगर ये अवेयरनेस आ जाएगा, अगर सब लोग, जितनी हमारी आबादी है, आज आबादी 1 अरब 30 करोड़ की आबादी हो गई, उसमें से 1 अरब लोग भी अगर 2 पेड़ लगा दे तो कई पेड़ हो जाएंगे। अच्छा, पेड़ लगाने से पहले ये भी सोचना होगा कि हम कहाँ पे लगा रहे हैं, और उस किसी भविष्य में 20 से 25 साल में उस पेड़ को हटाना नहीं पड़े। नहीं तो आप अभी पेड़ लगाए हैं, फिर वहाँ से पेड़ हटाना पड़ गया, तो ये सब तो देखना बिल्कुल, ये पड़ेगा। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सुजीत जी, आपने ये बताया कि 25 से 30 सालों से आप निरंतर इस मतलब कि कार्य का आपका जो दायरा है वो सामाजिक कार्य के प्रति आप इसमें लगे हुए हैं। तो अक्सर जो इंसान सामने देखता है उसके मन में भी कुछ वही चलता है। चूँकि आपने बताया कि आपके सामने कई ऐसी समस्या थी कि ऐसे लोग थे जो लोग कहीं ना कहीं मदद को लेकर उनके पास मदद करने वालों की कमी थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपको एक इम्प्रेशन मिला कि नहीं, उन्हें मदद करने की आवश्यकता है। तो आपने किन को देखा अपने आसपास, या फिर अपने पूर्व में किसी को देखा था कि सामाजिक कार्य के प्रति ये कितने तत्पर रहते हैं? मुझे भी ज़रूर करना चाहिए ताकि समाज के हर तबके के लोगों तक इस तरह की जो मदद वो पहुँचे और लोगों में अवेयरनेस भी आए। देखिए, आप कहीं भी निकलिए घूमने के लिए, तो आपको कुछ दूर पर जाएंगे तो सभी लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ता ही है। आप मान लो किसी के घर में उनका रोज़ का 500 रुपया कमाने का है, उनके साथ परिवार लोग 5 लोग 6 लोग को वो चला रहे हैं, उनके घर में अगर कोई थोड़ी सी मतलब कुछ बीमारी आ गया ना, तो उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसा तक नहीं रहता है। तो आप उस जगह जब जाएंगे, जब आप सोचेंगे कि कुछ करना चाहते हैं, नहीं तो लोग तो देखते हुए आगे निकल जाते हैं, तो आपको महसूस होगा कि नहीं, अगर हमारे पास कुछ नहीं भी है तो किसी उपाय से ये इंसान थोड़ा कष्ट में है, इसका कुछ कहीं से भी निवारण जितना आपसे हो सकता है उसका निवारण होना चाहिए। अब उनके पास हॉस्पिटल जाने के लिए, हॉस्पिटल गए, उनको पता भी नहीं है कि किस हॉस्पिटल में, ऊपर में प्राइवेट के, सरकार के यहाँ भी आज हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई लाख रुपए महीना एक एक डॉक्टर का है, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उस जगह जा नहीं पाते हैं। अगर उस जगह गए तो वहाँ का कुछ उन लोग का व्यवहार भी, उनके डॉक्टर के नहीं, उनके जो नीचे स्टाफ लोग होते हैं उन लोग का व्यवहार भी थोड़ा सा नहीं होता, तो लोग वहाँ जाते नहीं हैं। अब वो प्राइवेट भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, फीस आज डॉक्टर का 500-1000 से कम नहीं है। तो ये सब थोड़ा सा उन लोगों को भी अवेयरनेस होना चाहिए कि आपके लिए इंतज़ाम किया गया, अगर वहाँ पे कुछ कमियां हैं तो उससे उन लोग को भी लड़ना होगा। तब हमारा समाज, हमारा जो व्यवस्था है सरकार का,
वो सही तरीके से लोगों को पता चलेगा, उसका सही तरीके से इस्तेमाल होगा। आजकल जो ये सोशल मीडिया आया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आया है, तो बहुत सारे युवाओं में शौकिया भी जगह है, शौक़ कि हम समाज सेवा करें। और जहाँ तक हमें लगता है कि समाज सेवा एक शौक़ की चीज़ नहीं है, आपको आपके अंदर उतना मजबूत बनना पड़ेगा ताकि आप ग्राउंड लेवल पे जाएं और काम करें। तो ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो शौकिया काम करना चाहते हैं? युवाओं में अगर शौक़ अगर मान लो आ ही गया है करने का, तो वो शौक़ कुछ वो सोशल मीडिया के लिए नहीं होना चाहिए, अब फ़ोटो के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं, अब युवा में लोग पढ़ाई भी उनको करना है, तो वो अगर करना चाहते हैं तो दिल से करें, वो सोशल मीडिया के लिए नहीं करें। आप मान लो कि अभी हमने किसी का देखा कि चलो ये किया तो हम भी कर लेते हैं, फ़ोटो आ जाएगा, तो या तो वो करे नहीं। अगर उनको करना है तो वो दिल से करे। अगर किसी को कुछ बताना है या किसी को कुछ कराना है तो वहाँ तक उनको पहुँचाए। ऐसा नहीं कि फ़ोटो खिंचा के या कुछ करके उसको ख़त्म कर दिए। और युवा अगर ऐसा करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। और अगर मान लो 100 युवा भी अगर तैयार हो जाते हैं करने के लिए, तो मान लो उसमें 10 युवा भी एक्टिव निकल जाते हैं, तो समाज के लिए अच्छा मैसेज जाएगा। बिल्कुल। और यही है कि अगर कुछ युवा, अगर आप लगता है कि हम 5 दिन करें, 10 दिन करें, उनको एक है कि हम अपना कुछ वक्त हम अपने समाज को दें, तो हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस हैं जिनमें वो जाके अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए और अपना योगदान समाज को दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ मन के लिए समाज सेवा करना थोड़ा सा नहीं, वही बता रहे थे ना कि मान लो अब किसी को देख के अगर उनको करने का मतलब उनको लग रहा है, उनका समाज सेवा करने का व्यू नहीं है, उनको मन है कि चलो मेरा फोटो आ जाए, पब्लिसिटी मिल जाती है, तो वैसा भी नहीं करना चाहिए। फिर मालूम चलेगा कि लोग लगेगा चलो ये लोग कर ही रहा है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल, यही सबसे जो समाज के लिए सोच रहे हैं, जो समय दे सकते हैं, और उनको भी जानकारी होना चाहिए। अब नए नए युवा है, अब किसी को देख के कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या स्कीम है, कैसे कहाँ पहुँचाना है, कहाँ पे किन से बात करनी है। तो युवा को पहले सीखना भी पड़ेगा, उसके बाद वो समाज के लिए सोचें और समय दें। और ज़रूरतमंद को उनके जहाँ तक पहुँचाना है, वो भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कहा सर आपने कि युवा जो इस चीज़ में आना चाहते हैं, अगर आपको ज्ञान नहीं है और अगर आप इस फील्ड में आ जाते हैं तो लोग आप पे निर्भर हो जाते हैं। जो ज़रूरतमंद है वो आप पे निर्भर हो जाएंगे, और जब निर्भर हो जाएंगे और आपको ही ज्ञान नहीं है तो कहीं ना कहीं आप समाज का नुकसान ही कर रहे होते हैं। क्योंकि जो एक बड़ा वर्ग उसके लिए काम करे, उसको लगता है ये तो काम कर ही रहे हैं, छोड़ देते हैं, और वो चीज़ें छूटती ही चली जाती है। क्या क्यों नहीं? आपने सही कहा। और एक बात ये भी है कि जो युवा उत्सुक हैं मतलब कि सामाजिक कार्य करने के प्रति, बेशक आए, बेहिचक करें, और उन्हें अगर फोटोग्राफी करने का शौक है तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन इंटेंशनली सिर्फ फोटोग्राफी करवाना है ये सही बात नहीं है। बेशक आप उस काम को करें, दिल से करें, मन से करें, और उन चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि अगर सोशल मीडिया के जरिए किसी और को पता चले, अगर इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं, तब उस इंटेंशन से आप उस फोटोग्राफ को सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। आप एक वो माध्यम होना चाहिए। इसमें एक और होता है, हम लोग कोई अगर कहीं पर कुछ कार्यक्रम कुछ बांटने का करना हो, या कोई भी अगर कोई जयंती आ गई, अगर कुछ देना का हो, तो उसमें लगेगा हम लोग उस फोटो को सोचते हैं कि उस फोटो को इस तरीके से बनाया जाए कि लेने वाले को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस नहीं हो। लेकिन अभी जो युवा को देख रहे हैं ना, वो ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचवाना, और हम बोलते हैं कि जो ले रहे हैं ना वो मजबूर है। उनका अगर फ़ोटो भी रखना अपने रिकॉर्ड के लिए तो इस एंगल से खींचिए कि पता नहीं चले कि आपने सामान बांटा। हम लोग भी फ़ोटो लेते हैं उसको अपना एक रिकॉर्ड के लिए कि उसके बाद में कोविड में हम लोगों ने बहुत लोगों को देखा है कि दे रहे हैं थोड़ा सा सामान, अब फ़ोटो ऐसा खिंचवा रहे हैं। हम लोगों ने बांटा, लेकिन उनके चेहरे पे हम लोगों ने किसी रूप में, फूल के रूप में या पक्षी के रूप में, उनके चेहरे को हमने दिखाया नहीं कि जो कोविड अभी हमारे यहाँ गुजरा 2020 से, लोग जो 1-2 महीना या 15 दिन तक का जिनका राशन था, वो उन्होंने अपना राशन को खाया ली। उसके बाद वो लोग मजबूर हो गए, क्योंकि उनके पास न कोई काम थी, नहीं उनके पास पैसा था, नहीं खाने के लिए था, और नहीं बड़े बड़े जो भी संस्था थे उसमें से कुछ लोग निकले, बाकी लोग कोई नहीं निकलना चाहिए। कारण था कि इतना लोगों को भय था कि किसी को कुछ टच करना नहीं चाहते थे,
या कोई सामान रखा हुआ है तो मतलब इस ऐसा डरावना था कि इसको रहने दो, 12 घंटे के बाद इसको टच करेंगे, अभी आप यहाँ रख दीजिए। उस पीरियड में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सा परिवार जो बहुत लाचार, फ़ोन आने लगा बहुत लोगों का, हम लोग को भी डर लगता था नेचुरल, जितना जो हो गया था हम लोग। उसके बाद भी हम लोगों ने उस दुकान से ही उनको सामान पैकिंग करा के उनको डायरेक्ट, फ़ोटो का उतना आवश्यकता हम लोगों ने उस समय नहीं सोचा। अभी हम क्या देखते हैं कि अगर कुछ कार्यक्रम करते हैं, कहीं जाना है या कहीं किसी को कुछ देना, किसी मान लीजिए स्लम बस्ती में हम चले गए, उनके बच्चे की पढ़ाई का कुछ सामान लेके चले गए, तो पता नहीं अभी आपने जैसा बताया, अभी ये वाला को जो शौक हो गया ना, वो लाई हम भी बांट देते हैं, हमने कि ठीक है बांटो। अब वो उनको बांटना कम रहता है, फोटो ज़्यादा खिंचवाना होता है। हम लोग बोलते हैं कि इस तरीके से मत करो, चलो तुम आओ अभी, चलो आए हो अभी, तुम 2-3 फंक्शन में आए, लेकिन वैसे ही युवा लोग उस काम के लिए आते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम बुलाएंगे कि आओगे, तो अब उसको नेचुरली कि अब मान लो पढ़ाई कर रहा है तो उसको पढ़ाई में हो गया हो, तो ये भी होता है कि चलो 2 प्रोग्राम मतलब 2 कार्यक्रम में चले गए हैं, चलो हो गया। तो ये सब भी हम लोगों ने अवॉइड करते हैं कि जहाँ तक फ़ोटो की ज़रूरत है वहीं तक फ़ोटो रखा जाए। ये नहीं कि आप बांट रहे हैं, आप एग्जाम्पल ले लीजिए ना, आप बांट रहे हैं 1 दर्जन, आप फोटो खिंचा रहे हैं आप 20 दर्जन, बिल्कुल सही बात है। तो ये सब भी थोड़ा सा होना चाहिए, रिकॉर्ड के लिए फोटो होना चाहिए, लेकिन प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए फोटो, प्रचार के लिए होना चाहिए। जो लोग ले रहा है ना वो मजबूर है, तभी आपके पास आप दे रहे हैं तो आ रहा है। और उसमें एक ये भी हम लोग को नजर रखना पड़ता है कि वो सही में जरूरतमंद है कि नहीं है। बहुत लोग आपके सामान को फिर वो जाके फिर रीसेल कर देते हैं। आप बिस्किट आप बांट दीजिए या आप कॉपी, अगर ज़रूरत से ज़्यादा उन लोग भी ले लेते हैं तो उन लोग को भी समझाना पड़ता है कि तुम अगर हमारे से पढ़ाई के जो सामग्री लिए तो उसको यूज करो, उसको पढ़ो, जो आपको मैंने दिया खाने के लिए उसको खाओ, आप फिर उसको रीसेल भी नहीं करो। तो ये सब भी थोड़ा देखना पड़ता है। हम आपके बारे में ये जानना चाहेंगे कि सबसे खास बात यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आपके लिए वो कितना चैलेंजिंग रहा, मतलब कि आपको उन तमाम लोगों तक पहुंच भी बनानी थी, मदद भी करनी थी और अपने आप को भी बचाना था। तो उस दौर में आपने अपने आप को कैसे बचाया उस बीमारी से, और क्या आप भी इन्फेक्टेड हुए, आपके बारे में? देखिए डर तो बहुत लगता था। तो जब बीच में मुझे महसूस हुआ कि जब लोग प्रदेश से दूसरे जगह से लोग जब पटना या जिनको सहरसा या बिहार शरीफ जाना था, तो मुझे याद है कि मैं बाईपास होते हुए मीठापुर जब पहुंचा था बस स्टैंड के पास, तो हमारे पास कुछ पका हुआ सामान तो ले नहीं जा सकते थे। गवर्नमेंट का भी वहाँ पर चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट का व्यवस्था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने अपने साथ चूड़ा, गुड़, पानी लेके जब हम गए थे वहाँ पे, तो उस समय हम देखे थे कि लोग गाड़ी में लोग भर भर के लोग आ रहे थे। तो सामाजिक पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे जब वहाँ से लोग उतरे तो हमने आपको कहाँ जाना है, तो उनको जाना था यहाँ से बेगूसराय, वो किन्हीं को बिहार शरीफ जाना था। वो उस समय लोग ऐसा आपदा में अफसर लोग हो जाता कि हमने बोला कि कितने ये आए, आप कैसे आए, तो आप बिलीव आपको सुन के होगा ना कि 40,000 50,000 रुपया में उन लोगों ने उसमें गाड़ी में कोच मतलब पूरा भर भर के लोग आए थे। गाड़ी वाला छोड़ा और गाड़ी वाला भाग गया। तो हमने कितना देर पहले यहाँ से गया, आप तुमको तो जाना वहाँ था, तो यहाँ से क्या करोगे अब। तो उस समय उन लोग से भी जब मिले थे तो उनको सामान दिए जो हमसे बन सका। बहुत कुछ तो हम लोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसमें सब कुछ बंद था, तो जो उनके लिए खाने पीने का जो सामान वो लोग दिए, और लोग उस चीज़ को वैसे वो लोग ले रहे थे कि मानो कि हम लोग पता नहीं भगवान के रूप में वो लोग देख रहे थे। तो डर भी बहुत लग रहा था, उसमें पता नहीं कौन इफेक्टेड होंगे, किनको क्या होगा। तो हम लोग जब घर जाते थे तो कभी कभी हमको लगता था कि थोड़ा आप थके हुए लग रहे हैं, आपको फीवर भी आ गया है, तो हम लोग को महसूस होता था कि हम लोग भी लगता है कि कहीं के पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। तो हमको लगता है कि बहुत लोगों को ये कोविड हुआ होगा ज़रूर, लेकिन जो लोग स्ट्रांग थे, जिनका शरीर ठीक था, उससे वो लड़ लिए हैं। जो लोग बीमार रहते थे
अब ये भी एक कारण रहा ना कोविड में कि जो जिन्हें कुछ बीमारी भी थी, जो कोविड भी नहीं होता, लोग भय से भी लोग अपना हिम्मत हार रहे थे और उनके समुचित कोई इलाज नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं थे उस समय। और जितने भी निजी जो क्लिनिक थी सब बंद थी, कोई किसी डॉक्टर का हिम्मत भी नहीं होता था। ये दूसरी बार में फिर कुछ कहीं कहीं पे इलाज की व्यवस्था हुई तो आप लोग पेपर के माध्यम देखा होगा कि इलाज कम किए हैं, वो लोग लूटे हैं, लूट मार हुई है। और उस लूट मार में भी बहुत से केस ऐसे हैं, बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई है। उसके बाद भी उन लोगों ने पैसा अपना बहुत बर्बाद किया और जिनको जो अवसर लेना था उन्होंने लिया। तो कोविड भी हम लोगों के लिए बहुत कुछ सिखा के गया, कैसे जीवन जीना चाहिए। आज आप कोविड में, मुझे याद है कि जब गवर्नमेंट ने 50 आदमी के लिए शादी के लिए किया था तो उस समय लगा कि बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन आज लगता है कि वो सही था। आज जो दिखावा का दुनिया है, जो करोड़ों लाखों रुपया लोग जाके शादी ब्याह में खर्च कर रहे हैं, अगर वो जितनी ज़रूरत है अगर वही करके और उस पैसा को कोई जो मजबूर है उनमें अगर ये पैसा को, उनकी ज़रूरत का चीज़ को, पैसा को नहीं दे, उनकी ज़रूरत की चीज़ को अगर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया भी, बहुत नुकसान भी दिया, लेकिन फिर आदमी फिर वही उसी पे अब फिर चलने लगा है। अब भगवान ने करे कि ऐसा फिर कोई आपदा आए कि लोग सचेत हो, लेकिन लोग सचेत हुए थे। आज फिर आप वही देख लीजिए, आप देखे होंगे 100 आदमी आपको करना है, लोग घर में फैमिली में ही शादी कर लिए, फैमिली में ही फंक्शन कर लिए। आज फिर हम लोग उससे फिर बाहर आ गए। आज फिर वही चीजें, ये कमी है हम लोग मेरी चाहिए, हम लोग घटनाओं से सीखते नहीं, उसी पर पुनरावृत्ति होता है। दिखावा है ना, दिखावा। वो कर रहा है तो आपको भी करना होगा, आप भी, आपके पास हो नहीं हो कहीं से भी आपको करना है। तो वो अगर ज़रूरतमंद के पास चला जाए तो उसका कुछ भला हो जाएगा, हम लोग का भला। हम अब वो फंक्शन बहुत बड़ा करके या बहुत पैसा बर्बाद करके क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, ये लोगों में ये जागृति जिस दिन आ गई ना राकेश की, हमें सबको लेके चलना है। आप अपने पे अगर 50 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, उसमें से आप कुछ लाख अगर समाज को दे दें तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की जो कल्पना हम करते हैं वो हो जाएगी। सर, हम आगे बात करेंगे जैसे जो भी समाज सेवी होते हैं, जो समाज सेविकाएँ होती हैं, घर भी देखना है उनको, समाज भी देखना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है ये सवाल है कि उनके पास एक हमेशा से एक प्रश्न रहता है कि कैसे मैनेज इंसान करता होगा। तो समाज में ही रहता है, भर दिन बाहर ही रहता होगा, घर क्या देखता होगा, जबकि आगे वाले को पता है कि उसको घर, परिवार, समाज सब मैनेज करना है, लेकिन लोगों को नहीं लगता, उसको लगता है अरे बाहर ही है ये तो बाहर ही होगा, है ना। तो ये जो माइंडसेट, ये धारणाएं हैं, ये कहाँ तक समाज सेवा करने से लोगों को रोकती है? बहुत ही आपका ये बहुत पॉइंट है। ये अधिकांश परिवार में ये देखने को मिलता है कि अगर आपके ऊपर जुनून सवार है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं उस आदमी का हमने बोला था, बताया था, वो आदमी कहीं फंस गया, उससे नहीं हो रहा है, तो आपको अपना काम छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर आप उस समय जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली में अब उनको भी कुछ काम है, तो उनका काम को अगर आपने सोचा कि अच्छा आगे कर देते हैं तो आपको ये सुनने को ज़रूर मिलेगा कि आप समाज सेवा ही करते आप रह जाइएगा, आप अपना काम आपका नहीं है। फिर ठीक होती है, लेकिन ये चैलेंज तो रहता ही है, फिर समझाना पड़ता है। तो उन लोग को भी, मतलब गुस्सा में तो भले लोग बोल देते हैं, लेकिन वो फैमिली के लोग भी समझते हैं कि नहीं किसी का ज़रूरत था, चलो उसका काम पहले कर दिए। तो ये चैलेंज तो रहता ही है और सुनने को मिलता ही है, लेकिन वो फिर वो ठीक भी लोग हो जाते हैं जब देखते हैं कि चलो हमने, फिर आप बताइएगा ना, फिर वो हमारे पेपर के माध्यम से वो पढ़ लिए या कहीं पर कुछ आ गया तो लगेगा कि नहीं चलो ठीक है, अपना काम तो ठीक है, एक दिन बाद भी या थोड़ा देर के बाद भी कर लेंगे। ऐसा बहुत जगह हुआ, कोई किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट हो गया तो अब कहीं ना कहीं से तो कोई नंबर मिल ही जाता है। अब कुछ ना कुछ मामला फंस जाता है तो वहाँ पर जाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। और सही में जिनके साथ होता है ना, बहुत वो बेचैन होते हैं। अगर उनके साथ लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तो हिम्मत तो हारने लगता है ना, तो आप वहाँ पर चले जाइएगा, आप बोलिएगा अच्छा शांत रहो, सब करा देते हैं, रुक जाओ। तो वहाँ पर आपको चल जाने से ही उनको थोड़ा सा बहुत रिलीफ आराम मिल जाता है कि चलो ठीक है बुलाएं। तो समाज के लिए एक शौक भी हो आपको, मतलब एक जुनून भी होता है।
अगर शौक के बाद अगर जुनून हो जाए ना तो जितने भी सामाजिक लोग हैं और जो लोग भी आना चाहते हैं तो वो अपने जुनून के साथ करें, जिम्मेवारी के साथ करें, तो बहुत सा सुधार हो सकता है अपने समाज में। ये लोगों को समझने की ज़रूरत होगी कि जिस तरीके से डॉक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मरीजों की सेवा उनको किसी भी, चाहे 12 बजे रात में हो, 1 बजे रात में हो, कभी भी हो, तो उनको दौड़ के जाके करनी है। उसी तरीके से जो समाज सेविका या समाज सेवी होती है उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज को लेके कि अगर कोई भी हताहत होती है तो सबसे पहले उनको देखना है, चाहे वो खुद क्यों ना परेशान हो। तो ये चीज़ें थोड़ी समझनी होगी, थोड़ी ये बदलाव थोड़ा लाना होगा कि ये भी एक जॉब प्रोफाइल ही है अगर आप चुनते हैं तो। जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, इतने सारे। तो उसी तरह से एक सोशल जो एंटरप्रेन्योर है वो भी हैं एक, कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज को पहले देखें और घर के काम वो बाद में भी 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्पॉट पे 1 घंटे बाद पहुंचेंगे तो बहुत सारी खराबियां हो सकती है। होती है, बहुत जगह होती है। आपको मान लो कहीं आप ये भी ले लीजिए, कहीं यहाँ पे आग लग गया, आग लग गया ना, तो वहाँ पर अफरा तफरी, आजकल का जो ये मोबाइल आ गया ना, वो लोग सही रास्ता फायर ब्रिगेड को फ़ोन नहीं करेंगे, थाना को नहीं बोलेंगे, वो अपना अब वो लग जाएंगे अपना मोबाइल लेके उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। अरे भाई तू रिकॉर्डिंग करके इसका क्या करेगा, इसका क्या यूज है तुम्हारे पास? अरे आप वहाँ पहुँचिए, आप बताइए कि इस तरीके से वहाँ से हट जाओ या आप वहाँ आगे नहीं जाओ। पानी कहाँ से व्यवस्था हो सकता है, अगर मान लो गैस सिलेंडर में आग लगा तो वहाँ पे बालू कहाँ से व्यवस्था हो सकता है, ये देखिए। तो आप भी जो कल्चर आ गया ना उसको फोटोशूट लोग करते हैं। तो आप सबसे पहले चलिए, आपसे आग तो आप नहीं बुझा सकते हैं, अगर बहुत बड़ा आग लगा तो आप पहले फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दीजिए, लोकल थाना जो आपके एरिया का उन्हें बता दीजिए। वहाँ से नहीं आ रहा, आप 100 जो नंबर है 100 उस पर आप फ़ोन कर दीजिए। तो अभी आप देखे होंगे सब जगह आप मोबाइल निकल जाता है, मोबाइल से पूरा उसका फ़ोटो लिया आता है, लेकिन उसका सही जो बताने वाला है तो आप वहाँ पहुँच के, हम लोग को लगता है कि पहले पहुँचो, पहले चलो जल्दी से पहले फायर ब्रिगेड को फोन करो। कहीं सुन मिली है आग लगा तो आप पहले कोई घटना घटा तो उससे जो रिलेटेड है उसको खबर करना आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब वहाँ जाके आप फोटो शूट करके क्या कर लेंगे, हम फोटो खींच के क्या कर लेंगे? बिल्कुल ये गंभीर बात है, इस पर सोचना चाहिए। और मतलब कि अभी आप ये देख ली कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा ना तो उनको उठा के कोई नहीं ले जाएगा, पहले उसका फोटो लेता है। पता नहीं फोटो लेके उनको क्या खुशी मिलता है, उसका वीडियो बना के क्या मिलता है पता नहीं। बिल्कुल और बिल्कुल संवेदनशील चीज़। हाँ, ये आजकल के युवा में हो गया। अब नहीं करना चाहिए वैसा। आप पहले उनका ज़रूरत का जो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पहले उनको इन्फॉर्मेशन दे दें। उनका मोबाइल है तो उनका मोबाइल से उनका ट्राई करो कि कौन नंबर, अभी बात किया तो कोई नंबर आप लगाएंगे तो ज़रूर उससे कोई रिलेटेड होगा, तो आप पहले एक खबर कर दो। अब वो रोड पर गिरा हुआ है, अपना बेचैन है, छटपट कर रहा है, लेकिन आप उसका सही से इलाज नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो बोली है कि आप पहुंचाइए, अब आपसे कोई सवाल भी नहीं करेंगे। पहले तो वो लोग डरते थे कि लेके जाएंगे तो हमसे सवाल करेगा कैसे हो गया, क्या हो गया। तो ये सब जो घटना घट गया उसको पहले उसका निदान करना चाहिए जी। ये मोबाइल फोटो बंद होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए या फिर इसकी जरूरत ही नहीं। हाँ, अगर आपने अपने समस्या का समाधान कर लिया है तो ठीक है, आप लोगों को बताइए कि ठीक है हमने ये समस्या का समाधान किया है, लेकिन पहले ही आप उस चीज़ को, वो बहुत ही विभस्त होता है जब रोड पे कोई इंसान पड़ा हुआ हो या फिर कहीं आग लगी हुई और लोग फोटो शूट करके वो अचानक से लोग देखता है। ये सब आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि जो भी युवा अगर अभी जो हम लोग को सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि अगर किसी भी तरीके की हताहत होती है, आग लगती है, कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो सबसे पहले आप उससे रिलेटेड लोगों को फ़ोन करें, वहाँ जाके उनको बताएं। ये पुण्य सबसे बड़ा पुण्य है। उसके बाद आप जो भी प्रक्रिया करना चाहते हैं वो प्रक्रिया करें, क्यों ना करें। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और मतलब कि इन तमाम चीज़ों के लिए ठीक है आप पढ़े हैं, लिखे हैं, लेकिन सामाजिक कार्य को लेकर इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। आप समाज में कितने भी पढ़ गए हैं, लिखे हैं, एजुकेटेड बन गए हैं, अगर आप समाज में वो काम नहीं कर रहे हैं जिसकी आपको आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, तो आपकी जो भागीदारी है समाज में वो शून्य मानी जाती है। और ऋचा, इन दिनों सोशल मीडिया पर हमने कई जगह की तस्वीरें देखी, दिल्ली से जो तस्वीरें, जो घटना सामने आई थी, मतलब कि लोग संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को भी कहीं कहीं पार कर जाते हैं। सामने में विभत्स घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसे देखकर खामोश रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। और इसके लिए आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कि छोटे मोटे कामों को करके समाज में आप महत्वपूर्ण अपनी जो भूमिका है वो अदा कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हमारा ये सवाल भी रहेगा सुजीत जी कि एक व्यक्ति से समाज और समाज से बेहतर राष्ट्र का निर्माण होता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए राष्ट्र और समाज के प्रति
किस तरह की जो जिम्मेदारी है वो उनके पास होनी चाहिए, खासतौर युवाओं के लिए किस तरह उनमें आप उत्साह बढ़ाना चाहेंगे सामाजिक कार्य के प्रति आप? सबसे पहले देखिए, ये सब करने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा चाहिए कि उन्हें उस शिक्षा से पता चलेगा। जो पढ़े लिखे होते हैं या तो मान लो 2-3% इससे आपको इस लेवल का नहीं सोचते हैं, थोड़ा ऊपर चले गए और फिर उच्च शिक्षा वाले लोगों को भी नीचे वाले लोगों से मतलब नहीं होता है, लेकिन इतनी शिक्षा उनके मिलना चाहिए कि उस सामाजिक जो चैलेंज है उसका निवारण करें वो। आप बहुत पढ़े लिखे के लोग भी देखेंगे तो वो लोग भी मतलब नहीं रखना चाहते हैं, और हमको क्या मतलब है, ये देखने को हमको मिलता है। अगर हम चल भी गए, अच्छा ठीक है, अच्छा कह देते हैं, मतलब जो नेगलेक्ट जैसा लगता है ना कि उनको मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे लोग समाज के लोग हैं, हम लोग को लगता है कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, और उसके पीछे में अगर किसी के साथ आप मतलब जो नीचे तबके के लोग हैं उनको कोई सता भी रहा है कि अगर आप चले गए तो आपको उनसे भी झेलना है, जिनके तरफ से आप गए हैं उसके नहीं, जिनके विरोध में आप चले गए वो आपको विरोधी मान लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई जो सही है वो हम उनको समझाने का काम करते हैं। तो शिक्षा की कमी तो है ही, अगर वो पढ़े लिखे होते हैं उनके समझ में आती कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, कल हमारे साथ भी कोई हमसे भी कोई ताकत वाला आएगा तो हमको भी कर सकता है। तो ये सब समझ उन्हें होना चाहिए। एक जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बदलाव के लिए आपको पहले खुद बदलने की ज़रूरत है। अगर आप अपने घर से बाहर पैर रखते हैं तो आप एक दूसरे औरे में होते हैं, आपका बर्ताव दूसरा होता है, आप हम दूसरों की भलाई के लिए निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको सोच समझ के बात करने की भी ज़रूरत है। ऐसा ना सब लोग सोच लें कि आज चलो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कल को नहीं जानता कि आपका क्या होगा, आपका क्या स्थिति हो सकता है। आप इस तरीके से अपना व्यवहार बना के रखिए कि कल आपके साथ भी अगर कोई इससे बड़ा मुसीबत आ जाए, आपको इससे ज़्यादा ज़रूरतमंद की ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसा आप बना के रखें कि वो आपकी ज़रूरत में आपका समय दें और आपके साथ चले। ऐसा भी आप अपना नहीं बना लें कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, तो आपको भी उस टाइम में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा। बहुत ही बड़ी बात आपने कही, कर्मा लौट कर आता है, और मतलब कि बिल्कुल लौट कर आता है, बिल्कुल लौट कर आता है। हमने देखा है इस जब से इसमें है तो हमने देखा है कि जो लोग को कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब ये तो भगवान का चक्र है ना, घूमता ही है, तो उनको ज़रूरत पड़ता है और सभी लोगों को एक दूसरे का ज़रूरत पड़ता है। अगर आप कुछ किसी के लिए कुछ किए रहेंगे ना तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपके साथ वो साथ वो आपके लिए खड़ा रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बेहतर बात कही सर आपने, और बहुत ज्ञान की बातें भी हम लोगों ने आज अपने आप में लिया है कि समाज सेवा करना बहुत ज़रूरी है, कर्म प्रधान है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, समाज के प्रति भी, खुद के प्रति भी, घर के प्रति भी, सबके प्रति जिम्मेदारी आपको समझनी पड़ेगी। सर इतनी अच्छी बातें करने के लिए और इतना सब कुछ बताने के लिए आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी जैसा कि आपने देखा और हम लोगों ने बात की समाज को लेके, समाज के सुधार को लेके कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जिस तरीके से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और भी जितने प्रोफेशंस हैं, उसी तरीके से एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी होता है, उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है, उसकी पढ़ाई होती है, उसकी महत्वता को समझिए। ऐसे इस फील्ड में आना है तो थोड़ा रिसर्च करके आए, नहीं तो होगा क्या कि आप अच्छा कुछ करना चाहेंगे, हो कुछ गलत जाएगा, क्यों ना। बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए इसी के साथ बिहार बिहान का आज का जो कार्यक्रम का अंक है आपको कैसा लगा, खत लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया, और इसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।